खाना कितना खाया इम्पोर्टेंट नहीं, खाना कैसे पचाया इम्पोर्टेंट है। कि आपके शुगर जो है बहुत ही प्राकृतिक तरीके से ठीक भी रहे और आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी जिस होम रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताता हूं। वो है निशा आमल की योग, यानी कि हल्दी और आंवले का कॉम्बिनेशन। वो बोलते हैं कि हमें खांसी का कैसे पहले पता लग सकता है, गला खराब का कैसे पहले पता लग सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू ऋतु संधि। जो हमने इस 14 डेज जो है हमने बहुत ख्याल रखना है। हमने उस समय बाहर का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि बाहर का खाना आते ही, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ऋतु संधि में है तो आपको अगर से थोड़ा सा भी खराब गया तो आपका पेट भी खराब होगा, अगर गला सेंसिटिव है तो गला भी खराब होगा। मतलब ऋतु संधि में आप बीमार पड़ सकते हैं। खांसी और जुकाम की दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है। सीतोपलादी खाने वाले लगभग 90% लोगों को डॉक्टर को नहीं देखना पड़ता। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच, और स्वागत है आपका वायरल सच के फेवरेट शो बी हेल्दी विद डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा में। विद द वेरी वार्म स्माइल हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हर घर में जो बीमारियां रहती हैं उसके ऊपर है। जी हाँ, कौन सा टॉपिक है? अच्छी। जी हाँ, खांसी जुकाम हर घर में पाया जाता है। तो उससे पहले, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले है, जो आज हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं हमारे डॉक्टर साहब का। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड बहुत सारे जो है इनके हिस्से में है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, सर गंगाराम हॉस्पिटल में 15 साल एज अ सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अथ आयुर्वेदा के नाम से न्यू कॉलोनी गुरुग्राम में इनका एक क्लिनिक है जो काफी वर्षों से चल रहा है, और बहुत सारे हैप्पी पेशेंट्स हैं जो रिव्यूज भी देते हैं, जो आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं सर के चैनल पर। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर है, और ना जाने कितने खिताब है जो हमारे डॉक्टर साहब के हिस्से में है। ऑथर भी है, पानी के ऊपर भी लिखते हैं। ये सारी जो सीरीज चल रही है इसको बहुत ध्यान से और सीरियसली देखे, क्योंकि शरीर हमारा मंदिर है, और अगर ये सही रहेगा तो हम भी स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हमने चर्चा की। हमारा 3 सेगमेंट है। सबसे पहले होम रेमेडी के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारी जो आज का टॉपिक उसके ऊपर, और तीसरी की अगर हम बात करें वो हमारी टिप है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बी हेल्दी विद डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा की। नमस्कार मनप्रीत, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और जैसे मनप्रीत ने कहा कि हमारी शुरुआत होती है किसी भी एपिसोड की होम रेमेडी के साथ। जी जी। तो आज की मेरी होम रेमेडी जो है वो शुगर पेशेंट्स के लिए है, यानी कि वो मेरे भाई जो अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक हो चुके हैं और एलोपैथिक मेडिसिन यानी कि सो कॉल्ड अंग्रेजी दवा लेकर के अपने शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि डायबिटीज हम कंट्रोल कर लेते हैं मेडिसिन से, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस आते ही आते हैं। कभी कभी हमें फ्लक्चुएशंस शुगर लेवल्स में देखने को मिलती है। कभी हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो जब उनको लंबा शुगर खिंचता है तो उनकी किडनी पे कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव आते हैं, उनकी आंखें जो है कमज़ोर हो जाती हैं, उनको नर्वस डेबिलिटीज हो जाती हैं, सर्कुलेशन डिफेक्ट्स हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके शुगर जो है बहुत ही प्राकृतिक तरीके से ठीक भी रहे और आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी जिस होम रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताता हूं। वो है निशा आमल की योग, यानी कि हल्दी और आंवले का कॉम्बिनेशन। हल्दी आपके किचन में होती है, आंवला भी आप बहुत ही आराम से उपलब्ध करा सकते हैं। पंसारी के यहाँ जाइए, आंवला पाउडर लेकर के आइए, और अगर आपने 100 ग्राम हल्दी ली, 100 ग्राम आंवला लिया, एक कढ़ाई में डाल करके लगभग आधा चम्मच देसी घी में उसको फ्राई कर लीजिए, इतना कि वो गीला ना हो। और फिर इसको आप रख करके एक आपका ये तैयार हो गया मिश्रण। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आप खाइए। आप देखेंगे एक तो डायबिटीज की वजह से जो हम देखते हैं कमजोरी आप महसूस करने लगते हैं, वो कमजोरी नहीं आपको होगी, और साथ में डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। आंवला एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। आपकी जो डीजनरेशन होती है उसको रोकने के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट्स आप सब लोग जानते हैं। तो आंवला जो है आज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो गया है एज ए वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। हल्दी हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। डायबिटीज के अपने टॉक्सिक इफेक्ट, एंटी डायबिटिक मेडिसिन के अपने टॉक्सिक इफेक्ट,
ये दोनों टॉक्सिक इफेक्ट को दूर करने के लिए हल्दी काम करती है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि इवन इफ आप अंग्रेजी दवाएं लेते हैं या आप अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन डिपेंडेंट भी क्यों ना हो, लेकिन आपको सुबह शाम आंवला हल्दी का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको आपको जरूर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि महीने भर अगर आप लेंगे तो अपने अंदर आप बहुत बड़ा चेंज पाएंगे। और एक और संभावना भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी डायबिटीज, अगर आपकी शुगर, अपथ्य जो है, अपथ्य से मेरा मतलब जिसे हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, हमारे गलत खान पान की वजह से और गलत जीवन शैली की वजह से आप डायबिटिक हुए हैं, तो आंवला हल्दी कॉम्बिनेशन अपने आप में एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जो हो सकता है कि आप अपनी डाइट ठीक करें, अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें और आंवला हल्दी खाएं तो आपको इंग्लिश मेडिसिन से भी मुक्ति मिल जाए। मनप्रीत जी जी, बहुत साधारण दिखने वाली चीज, केवल 2 चीजें बराबर मात्रा में, 1 चम्मच सुबह शाम, लेकिन डायबिटीज जैसी बीमारी से छुटकारा दिलाने में सक्षम। जी जी। और आप सभी को बता दें कि जो आज हमारे साथ जुड़े हैं लोग, उनको हम खास तौर पर बता दें, अभी तो जो डॉक्टर साहब ने है एक छोटी सी आपको होम रेमेडी बताई है जो इतना ज्यादा आपको बेनिफिट कर सकती है, तो आपको पिछला एपिसोड देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने पूरा जो है शुगर के ऊपर डिस्कस करा है, कैसे होती है, क्यों होती है, कौन सी सही हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। तो ये आपने जो बात कही है ये बहुत लोग जानना चाहते हैं एक्चुअली। जी, जी, मैं रिपीट करता हूं कि शुगर को लेके पहला क्वेश्चन हर पेशेंट का ये होता है कि डायबिटीज हमारी ठीक हो जाएगी या नहीं होएगी। जी, तो जी। आप जो हमारा पिछला एपिसोड था उसमें हमने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि डायबिटीज 3 तरह की होती है और इनमें से 2 तरह की डायबिटीज जो है वो इन जनरल कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, जो सबसे अधिक दिखने वाली डायबिटीज है जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, वो क्योरेबल है, वो आपको ठीक हो सकती है। तो प्लीज पिछला एपिसोड देख करके आप डायबिटीज के बारे में बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, खांसी, जुकाम, ये नॉर्मल चीजें जो है आज हर घर में है, हो रही हैं। और दूसरी बात करें कि आजकल मौसम का बहुत फ्लक्चुएशन सा चल रहा है कि ऐसा लगता है कि सर्दी आ जानी चाहिए थी पर नहीं आई, गर्मी आ जानी चाहिए थी तो नहीं आई, पर हर घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। अब आप समाधान बता ही दो। हाँ बिल्कुल, आज के टाइम पे हमें वास्तव में खांसी के, जुकाम के, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के पेशेंट बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली इस सीजन में। जी जी जी। इस सीजन को हम लोग ऋतु संधि बोलते हैं। ऋतु संधि? ऋतु संधि, ओके। वैसे ऋतु संधि हमारा अनफॉर्चुनेटली आज हमारा जो है, जो हमारा सो कॉल्ड एक भारतीय तरीका था महीनों को गिनने का, वो सब जा चुका है। लेकिन सारा कुछ हमारा जो पूरा शरीर है उन महीनों के हिसाब से चलता है। हमारे पूरे साल में, मेरे दर्शक जानते होंगे, हमारे यहाँ 6 ऋतु बतलाई गई हैं कि पूरे साल में 6 सीजन होते हैं। उसमें शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। शिशिर का मतलब लेट विंटर, फिर उसके बाद बसंत ऋतु आती है जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग, फिर शिशिर बसंत के बाद फिर गर्मियां आती हैं, गर्मी के बाद फिर वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद शरद यानी कि ऑटम आती है, एंड उसके बाद हेमंत ऋतु यानी कि अर्ली विंटर आती है। तो ये 6 ऋतु जो है वो 2-2 महीने की होती हैं, तो पूरा साल बन गया 12 महीने। जी जी। एक जो जा रही है ऋतु, उसके अंतिम 7 दिन, यानी कि मेरा मतलब है कि जो 60 दिन 2 महीने की एक ऋतु है, उसके लास्ट के जो 7 डेज हैं, और आने वाले सीजन जो है उसके पहले 7 दिन, यानी कि ये जो 14 डेज होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऋतु संधि। ओके। मतलब जाती ऋतु के अंतिम 7 दिन और आती ऋतु के पहले 7 दिन, तो ये ऋतु संधि, ये परिवर्तन है। एंड नेचुरली यहाँ पर एक घटना घटती है कि इस ऋतु संधि के समय पे हमारे जो शरीर का बल होता है वो कम हो जाता है। यानी कि अब शरीर का बल जब मैं बोलता हूं तो मेरा सीधा सा मतलब है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि आपकी इम्यूनिटी जो आपको रोगों से बचाती है, वो नेचुरली कम हो जाती है। ऐसे समय में यदि आपने कुछ भी गलत खान पान किया या आपने गलत जीवन शैली अपनाई, जैसे आप रात भर जगे रह गए, तो अक्सर फिर आप बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए आप सब लोग बोलते हैं कि सब जब सीजन बदलता है तो बीमार होता है, सीजन बदलता है तो बीमार होता है। और सीजन में भी स्पेसिफिकली, वैसे तो 6 ऋतु हैं, लेकिन सर्दी से गर्मी का आना और गर्मी से सर्दी का आना, ये बड़े चेंज हैं। जी जी। तो इस समय हमें, अब हम सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो इसलिए अब ऋतु संधि चल रही है।
अगर इस समय थोड़ा सा भी आपका इम्यूनिटी कम है जी, जी, जी। और नेचुरली भी इम्यूनिटी कम है और आपने खट्टा खा लिया, आपने ठंडा खा लिया, जी जी आपने कुछ ऐसी चीज खा ली जो आपका पेट खराब कर दे, तो आपको इमीडिएटली कफ कोल्ड होने के चांसेस बन जाते हैं। ये पहली सिचुएशन है। दूसरा, नेचर आपका साथ नहीं दे रही क्योंकि वहां पे ऋतु संधि चल रही है, आपने खट्टा भी खाया और अनफॉर्चुनेटली आप जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंसिटिव है, कमजोर है, आप एलर्जिक हैं धूल से, धुएं से, मिट्टी से या पोलन से, या कभी कभी हम कपड़ों में धूल होती है जी उसी जी से हम जी, लोग उसी से ही ज्यादा एलर्जी हो जाती है। तो ये सारे सिचुएशंस मिल करके जो है जी जी ये जो कफ है, कोल्ड है, कंजेशन है, इन सब में जो है वो रिजल्ट करती है बेसिकली। सो इम्यूनिटी का कम हो जाना बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ऋतु संधि और हमारे थ्रोट का हाइपर सेंसिटिव होना, एलर्जी। सो ये सब शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे, भाई इनको तो एलर्जी है। जी जी जी। तो एलर्जी मीन्स नथिंग बट हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि वो धूल मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, जी, लेकिन जी, आप छींक रहे हैं, मैं नहीं छींक रहा हूं, इसका मतलब है यू आर हाइपर सेंसिटिव। ओके। तो हाइपर सेंसिटिविटी इज नथिंग बट एलर्जी। तो यू आर एलर्जिक टू डस्ट, यू आर एलर्जिक टू पोलन, यू आर एलर्जिक टू समथिंग, ठंडे के लिए, आप खट्टे के लिए। तो ये पता कैसे लगेगा कि हमें किस चीज से एलर्जी है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमें धूल मिट्टी में जा रहे हैं या कुछ भी खा पी रहे हैं, तो कैसे पता लगे कि हमें एलर्जी है? ये एक्चुअली बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है लेकिन इसका जवाब बड़ा टफ है। एलर्जेंट को ढूंढना वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है कि हम किस चीज से एलर्जी है। तो उसके लिए पहले तो हम पेशेंट को ही थोड़ा सा एजुकेट करते हैं कि आप देखिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब भी, मतलब कितना सिंपल है, देखिए जी जी आपका गला खराब होता है जी जी तो हम इन जनरल पेशेंट से बोलते हैं कि यू प्लीज राइट डाउन योर प्रीवियस 2 डाइट्स। आपने जैसे अगर आज मेरे पास अभी इस समय आप आके कहते हैं तो मैं बोलूंगा आपने लंच में क्या लिया था, आपने सुबह क्या लिया था ब्रेकफास्ट में, कल यस्टरडे नाइट डिनर में क्या लिया था। तो ऐसे 2-3 प्रीवियस डाइट को नोट कर लीजिए। जी जी। फिर जब कभी फिर आपका गला बहुत तेज खराब होता है तो फिर आपने नोट किया, तो मे बी आपको कुछ महीनों बाद ये पता लग जाए कि ये पर्टिकुलर चीज मैं खाता हूँ तो मैं पकड़ा, मेरा ये सो दैट वे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है एलर्जेंट को ढूंढने के लिए। या फिर सिंपल हम लोग एलर्जी टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेजते हैं, उसमें जो है सारी चीजें, खाने पीने की चीजें भी होती हैं, कुछ पॉलन्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो उससे भी थोड़ा सा आइडिया लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलर्जेंट को जानना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है अपनी हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम एलर्जी बोलते हैं, उसको करेक्ट करके अपने को स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि अगर आपको एलर्जी आती है धूल से तो धूल से कब तक भागेंगे जी। पोलन से आती है तो पोलन तो हर सीजन में आना ही है, 2 बार आना है जी। तो इसलिए एलर्जेंट को ढूंढना जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने शरीर को मजबूत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपने बता दिया कि खांसी जुकाम है क्या लक्षण, प्री में कैसे पता लगे और हम कैसे उसके ऊपर पहले ही वर्कआउट करने लग जाए? जैसे आपने बोला कि अभी तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये क्वेश्चन सब पूछते नहीं है, वो बोलते हैं कि हमें खांसी का कैसे पहले पता लग सकता है, गला खराब का कैसे पहले पता लग सकता है। तो आपको गला खराब का खांसी का नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि इस समय सीजन क्या चल रहा है। ओ, इस समय सीजन क्या चल रहा है, तो उससे हम आप उससे यस बिल्कुल आपको ये पता होना चाहिए कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू ऋतु संधि। जो हमने इस 14 डेज जो है हमने बहुत ख्याल रखना है, हमने उस समय बाहर का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि बाहर का खाना आते ही, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ऋतु संधि में है तो आपको अगर से थोड़ा सा भी खराब गया तो आपका पेट भी खराब होगा, अगर गला सेंसिटिव है तो गला भी खराब होगा, मतलब ऋतु संधि में आप बीमार पड़ सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में आता है ना, भाई मैं तो पहले भी आइसक्रीम खाता हूँ तब तो नहीं ऐसी दिक्कत होती, अभी क्या हो गया जो ऐसे गला खराब हो गया? ऋतु संधि में है आप, तो आप ऋतु संधि सब लोगों को जानना चाहिए इन सब बातों को। 14 डेज हमें ज्यादा ध्यान देने की। ये 14 डेज मैंने बताया, हमारे पूरे साल में 6 सीजन होते हैं, लेकिन इन 6 सीजन में भी कम से कम वो जो 14 डेज हैं जब हम सर्दियों से गर्मियों में और गर्मी से सर्दी, जो हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट चेंजेज हैं, उन चेंजेज में हमारा शारीरिक बल, हमारा मानसिक बल और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तीनों कम होती हैं। तो हमें उन्हें
सबको डिस्कस करना चाहिए। एक्चुअली मनप्रीत, आज एक प्रोग्राम था जी, जी। जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर बात हो रही थी। जी, जी। तो मैंने बोला कि स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य संरक्षण। आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जी, मैं जी। कहता हूं कि ऐसे सेंटर क्यों नहीं खोल रहे जो लोगों को खाना पीने के बारे में बताएं, जो लोगों को Awareness. जीवन शैली के बारे में अवेयर Awareness सबसे करें, वो पहले बीमारी ना पड़े। जी, जी, जी। तो जितना इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल खोलना है उतना ही इंपॉर्टेंट है लोगों को वो सेंटर जो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण की बात करें। आयुर्वेद की मनप्रीत बात जी, करते जी, जी, हैं। जी। जब क्वेश्चन आया कि आयुर्वेद लिखने का प्रयोजन क्या था, जी। तो वहां पर चरक संहिता हमारी लिखती है, पहला अध्याय, कि प्रयोजनम च से, मतलब आयुर्वेद लिखने का प्रयोजन जी, है जी। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमम च, यानी कि पहला प्रयोजन जो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, पहला प्रयोजन यह है आयुर्वेद का। और नंबर 2 पे आता है आतुरस्य विकार प्रशमम च, आतुर बोलते हैं रोगी को। अगर रोगी विकार वाला हो जाए, बीमार हो जाए, तो कैसे उसको ठीक किया जाए, ये जी। सेकंड है। जी, जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज पहले पे तो ध्यान ही नहीं है। जी, जी। तो बहुत जरूरी है, मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग थोड़ा सा अगर अपना जो हमारा आयुर्वेद है उसको समझेंगे, ऋतु संधि के कंसेप्ट को समझेंगे और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखेंगे, उन 14 डेज में मैं फिर कह रहा हूं हमारा डाइजेस्टिव पावर भी सबसे कम होता है, हमारे लंग्स भी सबसे कमजोर होते हैं, ओवरऑल हमारा मानसिक बल भी कम होता है। तो वो इश्यूज ना लें जो तनाव देने वाले हैं, जी, जी। उन 14 दिन को निकाल दीजिए। बट अब थोड़ा सा जैसे क्यूरियोसिटी भी जागती है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि 7 डेज हमारे लास्ट के 7 डेज स्टार्टअप के, बट ये ऐसा होता क्यों है? परिवर्तन जी। परिवर्तन जो है वो इनिशियली थोड़ा सा तनाव देता है। आप पुरानी जॉब छोड़ करके जहां पे आप वेल सेटल्ड हैं, जब नई जगह जाते हैं तो जी। पहले कुछ दिन आपके लिए थोड़ा सा टफ होता है, बिकॉज आप उस समय समझ रहे होते हैं चीजों जी, को। जी, जी। आप छोटे घर से बड़े घर जाते हैं तो भी थोड़े दिन परेशानी होती है ना। जी, जी, जी। तो जब ऐसे आप समझ रहे कितना सिंपल है, कितना आप सिंपल है, सही में। कहीं भी आप नए आदमी के साथ एडजस्ट हो रहे होते हैं तो थोड़ा सा समय दिक्कत लगता आती है। थोड़ा सा समय, उसके बाद फिर सेटल हो जाता है। तो वो जो हम परिवर्तन हमेशा जो होता है वो इनिशियली थोड़ा सा अटेंशन मांगता है, अवेयरनेस मांगता है। एक नया आदमी आपके साथ आया, आप अपने पुराने मित्र को जानते हैं कि इससे आप मजाक कर सकते हैं, लेकिन नए आदमी के बारे में कि ये मजाक पसंद करता है कि नहीं करता है, ये जानने में 7 दिन लगते हैं। 7 दिन में जब उसकी पर्सनैलिटी को आप समझ लेते हैं, फिर आप एंजॉय करते हैं। वो 7 दिन सेंसिटिव डेज हैं। Okay. उस समय आपने कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करना कि वो आपका नया बंदा आपको छोड़ के चला जाए। जी। तो ये पहले 7 दिन ध्यान रखने के दिन है, जी, जी। उसको समझने के दिन है। जी। उसके बाद बचे है ना, पूरा 2 महीने की है, उसमें से 7 दिन आपने देना है केवल। तो बड़ा सिंपल है मनप्रीत, मुश्किल नहीं है। जी, और मैं अपने दर्शकों से भी बोलना चाहूंगी, आज तक शायद ही किसी डॉक्टर ने आपको इतने इजी वे में जो हमारा लाइफस्टाइल है उसी से रिलेट करके आपको ये बातें बताई होंगी कि इन छोटी छोटी चीजों को आप जरूर याद रखें। और बहुत ही अच्छा है कि हमारा आयुर्वेद लिखने का मकसद क्या था, देखिए कितना सुंदर तरीके से जो है अरोड़ा साहब ने बताया कि उसका मकसद ही सिर्फ ये था कि हम अपने आप को किस तरीके से जो है सही रखें। जरूरी है हमें बीमार पड़ना है? जब हमारे डॉक्टर साहब आयुर्वेदा के एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, फिर हमें क्यों बीमार पड़ना है? और जो इतनी अच्छी टिप्स आपको दे रहे हैं, इजी वे में बता रहे हैं, घर की रेमेडीज बता रहे हैं। मनप्रीत, मैं बीच में रोक रहा हूँ जी, आपको। जी। अभी एक तो ये पहले ही कड़वी हमने बातें कर ली। जी, जी। तो कहते हैं करेला वो भी नीम चढ़ा, क्या बोलते हैं, करेला वो भी नीम चढ़ा। तो उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि पहले आप बीमार पड़े, आपको खांसी जुकाम है, इन जनरल हम सब बोलते हैं एक शब्द, चेंजिंग सीजन, एलर्जी, और एक शब्द और सुनने को मिलता है, वायरल फीवर, वायरल कॉफ, वायरल कोल्ड, ये मिलता है। वायरस है। तो वायरस नए नहीं आते हैं। जी, जी। वायरस सदैव से एनवायरमेंट में रहता है। जी, जी। वायरस एक अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब है। वायरस सदैव है। वायरस की विरुलेंस और आपकी इम्यूनिटी की फाइट चल रही है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो वायरस हार गया। और अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, उसकी विरुलेंस अधिक है, तो आप हार गए। मतलब आप हार गए, मतलब आप बीमार हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि वायरस हमेशा से होता है, लेकिन आप जनरल डेज में आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि उस वायरस को डिफीट करती है, आप बीमार नहीं पड़ते। बट वो जो ऋतु संधि है, बार बार बोल रहा हूं, वो जो ऋतु संधि है उसमें आपकी इम्यूनिटी कम होती है नेचुरली, और आपने कहीं से कंटामिनेटेड फूड खा लिया, आप बाहर एक्सपोज हो गए, वायरस तो है,
ठंड भी है, तो उस ठंड और वायरस कॉम्बिनेशन की विरुलेंस ने आपकी इम्यूनिटी जो पहले से नेचुरली कम थी, आप पे अटैक करके आपको बीमार कर दिया। और वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे हम थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जी जी, हल्का फुल्का सा नेचुरल एंटीवायरल ले लें, जैसे तुलसी का सेवन कर लें, जी जी, बेल जो होता है, बेलू पत्र, कल हमारी शिवरात्रि थी, जी जी, तो हमने उसका सेवन कर लें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, हम स्टेरॉइड्स खाना शुरू कर देते हैं। खुले मन से बोल रहा हूं, बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर्स आपको, जब आप जाते हैं वायरल फीवर लेकर के, आपको एंटीबायोटिक दे दी जाती है। और बहुत सारे लोग तो मेडिकल स्टोर से खुद अपने आप सेल्फ मेडिकेशन कराते हैं। मैं आज इस वायरल सच के माध्यम से मनप्रीत जी के साथ आपको ये कहना चाहता हूं, आपका शुभ चिंतक बनके, कि इस तरह के कफ कोल्ड कंजेशन में जाकर के जो खुद से मेडिकल स्टोर से लेकर एंटीबायोटिक खाने की प्रवृत्ति आपकी है, उसको प्लीज बंद करें। वो आपके लिए बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। आपके कंजेशन को बॉडी में सेटल करती है। एक सिंपल सा कफ कोल्ड निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है केवल आपकी भूल से। एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा करके आपके वायरस को काउंटर करना था, वहां आप स्टेरॉइड खा करके अपनी इम्यूनिटी को और कम कर लेते हैं और वायरस को और अपने ऊपर जगह बिठा लेते हैं। सो मनप्रीत, एक तो पहले करेला, वो नीम चढ़ा कि मतलब आपने पहले ही कंडीशन खराब है और वायरस बॉडी में है, और उस वायरस से लड़ने के लिए क्या चाहिए, इम्यूनिटी, और आपने स्टेरॉइड खा करके इम्यूनिटी को और सप्रेस कर दिया। सो मिसमैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है, और कभी कभी लापरवाही। हमें थोड़ी सी कफिंग शुरू होती है, मुझे लगता है कि पहले 2 4 5 दिन तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उसको सेटल होने देते हैं बॉडी में, हम जाके दवाई ही नहीं लेते, जी जी, दवाई भी नहीं लेते, होम रेमेडी भी नहीं लेते, जी जी, तो वो फिर जो है सेटल हो जाता है। इसी समय जिस व्यक्ति को खांसी की शुरुआत हो, जिस व्यक्ति को जुकाम की शुरुआत हो, खांसी चाहे सूखी हो चाहे बलगमी, सो कोल्ड, जिसमें हम वेट कफ बोलते हैं, जिसमें बलगम आता है, स्पूटम आता है, आपने 2-3 चीजें करनी है। नंबर 1, आप तुलसी हमें आराम से उपलब्ध है, काली मिर्च हमें आराम से उपलब्ध है, बेल के पत्र हमें पार्कों में, कहीं मंदिरों में बहुत जगह लगा मिल जाता है। आपने 3 चीजों का काढ़ा बना करके अगर आप पीना शुरू कर दिया फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, फिर मैं कह रहा हूं लापरवाही मत कीजिए, खांसी को लंबा मत खींचिए। आपने ये काढ़ा, जिसमें तुलसी, काली मिर्च और बेल पत्र आप डाल करके काढ़ा बनाइए, और हर्बल टी की तरह से इसमें आप चाहें तो हनी मिला करके पीजिए दिन में 2-3 बार, आपकी खांसी को आराम मिलेगा। छोटी काली हरड़ को आपने चूसना है, आप साबुत काली मिर्च को चूसिए, आप लौंग को चूस सकते हैं। देखिए मैंने 3 ऑप्शन आपको दे दिए, आप इनमें से कोई एक, कोई 2, आप तीनों करके देखिए, देखिए कहां आपको ज्यादा सूदिंग इफेक्ट मिलता है, उसी को आप पकड़ लीजिए। और इसके बाद हमने शायद एक बार सीतोपलादी चूर्ण की बात की थी। सीतोपलादी चूर्ण एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन 5 चीजों से मिलकर बनता है, आप अपने घर में बनाइए। इसको शहद में मिला करके विंटर शुरू होने के साथ बच्चों को च्यवनप्राश की तरह से खिलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टॉनिक भी है, खांसी और जुकाम की दुनिया की सबसे अच्छी औषधि है। सीतोपलादी खाने वाले लगभग 90% लोगों को डॉक्टर को नहीं देखना पड़ता। सीतोपलादी चूर्ण में 5 चीजें, नंबर 1 मिश्री, नंबर 2 वंशलोचन, नंबर 3 पिपली, नंबर 4 इलायची, नंबर 5 दालचीनी। जिस मात्रा में मिश्री लें उससे आधा वंशलोचन, वंशलोचन से आधा पिपली, पिपली से आधा इलायची, इलायची से आधा दालचीनी, घर पे बन गया सीतोपलादी चूर्ण। और अगर हम घर पे नहीं बना सकते तो ये हमारे आयुर्वेदा में इसके हर कंपनी बनाती है जी, आप किसी भी कंपनी का सीतोपलादी चूर्ण ले आइए, किसी भी कंपनी का, घर पे बनाते हैं तो थोड़ा विश्वास जम जाता है कि साहब हमने अपने होम रेमेडी है। अब सोचिए पिपली में, इलायची में और दालचीनी में और मिश्री में, क्या ये कोई मेडिसिन है? ये हमारी रेमेडी है, कॉम्बिनेशन है। इसका आधा चम्मच सुबह शाम शहद में अगर आप लेते हैं तो खांसी वासी में बहुत अच्छा आराम पड़ता है। अगर अनफॉर्चुनेटली बहुत अधिक कंजेशन है और आपको नहीं पड़ रहा, तो आराम नहीं पड़ रहा है, तो अभ्रमोल नाम की हमारी, जिसमें सीतोपलादी बेस है लेकिन उसके साथ में गोदंती होता है, स्फटिका होता है, टंकण होता है, तो कुछ हर्बो मिनरल कंपोजिशन है। तो अभ्रमोल आप आधा चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। और एक और दवा का नाम मैं बताना चाहूंगा। बहुत सारी माताएं हमारी
इस बात से दुखी होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और बार बार उनका गला खराब होता है, उनको टॉन्सिल होता है, नाक बहती रहती है, छींके जब देखो आती रहती है, सुबह जी, जी। उठते ही छींक उठते के ही साथ शुरू होती हैं। और नहा करके बाहर निकले तो छींक रहे थे, टेम्परेचर वेरिएशन। और एक ये भी होता है कि सुबह सुबह जो है वो 10, 11, 12 बजे तक ऐसा लगता है कि भाई स्कूल भेजे कि ना भेजे, ना भेजे कि ना भेजे। उसके बाद और ठीक जब होता वो बैठ जाता है वो ठीक हो जाता है। तो एक टैबलेट सुथरो, एक सिंगल टैबलेट सुथरो, ये सुथरो टैबलेट जो है ये आपके बच्चे की, आपकी खुद की, जिनको लगातार जुकाम रहता है, छींकें आती हैं, 2-2 टैबलेट चूसनी होती हैं। और छोटे बच्चे जो 8-9 साल तक के हैं वो एक एक टैबलेट चूसेंगे। मैं कहता हूं कि आपको 20 साल पुराना भी एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि एलर्जी की वजह से होने वाला जुकाम जिसमें नाक बहती है, आप 6 महीना इसको चूस लीजिए, जिंदगी में कभी फिर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि एलर्जिक राइनाइटिस जो है फिर नहीं होगा। और ये भी रहता है कि ये जो कान पे, मनप्रीत, हम लोग हाथ डॉक्टर रख से के- कान पे हाथ रख के बोलते हैं क्योंकि आपकी डेस्टिनी भगवान जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, ये कह कोशिश सकते हैं है कि हमारी कि बिल्कुल ये हो जरूर। ऐसा एक्चुअली जो मैक्सिमम पेशेंट में देखने को मिलता है वो यही है कि जो है आपको एलर्जिक राइनाइटिस से जो है मुक्ति मिल जाती है। तो सुथरो टैबलेट जो है वो बड़ी सिंपल सी है, एकदम कंप्लीट आयुर्वेदिक है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करती है। एलर्जी के लिए मुझे लगता है कि रामबाण औषधि है। और किसी भी एलर्जी के लिए, मतलब खास डस्ट से हो रही है या वैसे किसी चीज से है। बेसिकली आपको जुकाम है, जी, आप जी, सुथरो जी। चूसिए, जी, आप बिना किसी चिंता के सुथरो चूसते रहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये सुथरो ये ना केवल सुधार ही देगी। ये सुथरो सुधार देती है, ये सुथरो सुथरो जो है सुधार आपके नाक को सुथरा सुधार बना देती है आदमी को। जैसे बोलते हैं नाक की वजह से गंदा हो जाता है सब कुछ, ये सुथरा बना देती है आदमी सुथरा बना देती है। तो छीके विके सब बंद हो जाती है कुछ समय के लिए सुथरो। सो वी हैव रेमेडी। फिर मैं कह रहा हूं हम लोग के पास सोल्यूशन है, कारण और निवारण। हाँ, हम हमेशा बोलते हैं हमें याद हो कि गया, पहले कारण को जानिए फिर निवारण की बात कीजिए। जी, जी। तो है, सोल्यूशन है मनप्रीत हमारे पास। वी आर फॉर्चुनेट, वी हैव आयुर्वेद विद अस। तो आप इमरजेंसी के लिए आप कुछ भी कीजिए, आप नेबुलाइजेशन कीजिए, इनहेलर लीजिए, नेजल स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए, कुछ भी कीजिए। सो आपको दवा भी लेनी पड़ रही है, स्टेरॉइड भी लेने पड़, लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बार बार इन मेडिसिन को नहीं ले सकते। तो आपको और ये मेडिसिन कंट्रोल एंड क्योर जी, दोनों जी, जी, मैकेनिज्म जी, चलाने जी। पड़ेंगे। कंट्रोल के लिए आप जा सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के लिए, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन क्योर के लिए आपको साथ में आयुर्वेद को जोड़ना ही पड़ेगा। और बेस्ट डॉक्टर हमारे साथ अवेलेबल हैं। नंबर इनका नीचे आपको लगातार दिखाई दे रहा है और आप इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी बात है हमारे डॉक्टर साहब की कि डॉक्टर साहब सालों पुरानी जो बीमारियां हैं उसको भी आयुर्वेदा के माध्यम से सही कर देते हैं। अगर पेशेंट पेशेंस रखे तो, हाँ, ये लाइन जरूर ऐड है, अगर पेशेंट पेशेंस रखे तो। ऐसा नहीं है कि आप में पेशेंस नहीं है और फिर आप कहें कि नहीं मैं तो कल ही ठीक हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। मैं कहता हूं कि मनप्रीत 1% बीमारी छोड़ दीजिए, 1%, जी, जी। 99% बीमारी में पेशेंट पेशेंस रखे तो हम क्योर कर सकते हैं। वेरिएशन केवल टाइम का हो सकता है। जी, जी। किसी की बीमारी 3 महीने में तो किसी की बीमारी 6 महीने में, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी एंड कितनी आपकी क्रोनिसिटी है, कितना पुरानी आपकी बीमारी है, उसके हिसाब से। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद हमारे पास, वी आर फॉर्चुनेट टू हैव आयुर्वेद विद अस एंड मिरेकल मैंने देखा है आयुर्वेद में। मैं क्या आपको यहाँ पे, आपने जैसे शुरू में बोला कि जी, जी। टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हैं। जी, जी। पेशेंट्स जो हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखा करके आते हैं और मेरे ख्याल से 15-20 साल एक्चुअली। आई हैव रिसेंटली सीन दैट IBS। Yes, वो IBS जो पुराना हाँ, काफी बिल्कुल। पुराने परेशान थे, वो हॉस्पिटल्स में भी चक्कर लगाए बट कुछ ऐसा उनको नहीं फर्क पड़ा। बट अभी रिसेंट आपके साथ एग्जैक्टली तो बहुत सारे लोग तो टेस्टिमोनियल देते नहीं, हम लोग तो रोज 60-70 जी, पेशेंट जी। ठीक करते हैं। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को, यू आर ब्लेस्ड विद एलोपैथ। हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास होम्योपैथ है, हमारे पास नेचुरोपैथ है, हमारे पास यूनानी है। सो आप ऐसा मत कीजिए कि एक एलोपैथिक हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल के बाद दूसरे एलोपैथिक के बड़े हॉस्पिटल में चले गए, ठीक है, 2 आए तो ठीक है, फिर तीसरा भी वहीं पे चले गए, चौथा फिर और कहीं चले गए, 5वां, लेकिन एलोपैथ पे घूम रहे हैं। देखिए नाम बदल बदल के डॉक्टर सारे जी, अच्छे जी, होते जी, हैं, वो आपको उसी लाइन पे रखेंगे। जी, जी। बेसिकली आपको 2 बार एलोपैथ जाने के बाद यू मस्ट मूव टू आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी 2 बार 3 बार जाने के बाद में यू मस्ट मूव टू होम्योपैथ। जी, जी। अगर होम्योपैथ में नहीं होता तो यू मस्ट मूव टू सम अदर पैथी, बिकॉज हर पैथी बहुत अच्छी है और कौन सी पैथी आपको कब लाभ पहुंचाए यू नेवर नो। तो एक जगह स्टक नहीं होना है। जी,
आज हमने डॉक्टर साहब से वैसे तो बहुत सारी रेमेडीज ले ली और उन्होंने खुद भी बता दी, बहुत सारे टिप्स भी हो गई, बट फिर भी टिप ऑफ द डे। देखिए, टिप ऑफ द डे तो मेरा यही है कि आप लोग जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में बोला गया है कि रोगा सर्वे पे मंदाग्नियों सूत्रा मुद्रानी तू, यानी कि हर रोग की शुरुआत जो है वो अग्नि की मंदता से होती है। हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है, डाइजेस्टिव फायर है, उसके सप्रेस हो जाने से हर रोग की शुरुआत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कोई बीमारी ना हो तो आप अपने पेट का ख्याल रखें। पेट मतलब डाइजेशन का। और व्हेन आई से डाइजेशन का ख्याल रखें तो आप ध्यान रखिए ये जो आपका फूड है वो हमारे अंदर की फायर के लिए फ्यूल का काम करता है। आपके अंदर की अग्नि प्रज्वलित रहे तो जैसे बाहर भी आग जलाने के लिए आपको लकड़ी भी चाहिए, आपको उसमें डालने के लिए तेल भी चाहिए और माचिस भी चाहिए। सो वो जो सामग्री चाहिए, ये बताइए, अगर माचिस गीली है तो क्या आप जला पाएंगे? नहीं। अगर लकड़ी गीली है तो जला पाएंगे? अगर तेल जो है वो तेल में पानी मिक्स है तो क्या वो काम करेगा? नहीं होगा। सो कहने का मतलब जैसे बाहर भी अच्छी अग्नि जले, धुआं ना दे, सेक दे, चीजों को पकाए, तो उसके लिए सामग्री भी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो बस ऐसे मान के चलिए कि अंदर के जो फायर है, जो पूरे शरीर को आपके जीवित रखे हुए है, जिस फायर की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जिस फायर की वजह से आपको ऊर्जा मिल रही है, उस फायर को भी हमने वैसा नहीं बनाना कि धुआं उठ रहा है, कभी छोटी कभी मंदी कभी ये, एकदम समता से बड़ी प्यारी सी है। तो इसलिए वॉट एवर वी ईट, हम ये मान के चलें कि हमारी फायर को प्रज्वलित करे, अच्छा करे, उसे गंदा ना करे, उसे धुएंदार ना बनाए, उसे दुर्गंधित ना बनाए, उसे बुझाए नहीं। तो खाना कितना खाया इंपॉर्टेंट नहीं, खाना कैसे पचाया ये इंपॉर्टेंट। मनप्रीत एक बार बोलो मेरे साथ, खाना कितना खाया इंपॉर्टेंट नहीं, खाना कैसे पचाया इंपॉर्टेंट है जी। तो यहाँ पर देखिए कि आपने बहुत ही सिंपल वे में डॉक्टर साहब से जाना और बहुत अच्छी चीज उन्होंने अभी भी बताई, हमें जो टिप दी है कि खाना आप जैसे पचाएंगे वैसे ही आपका जो इंटेस्टाइन है, या हम बात करें स्टमक की, वो अच्छा रहेगा। पाचन तंत्र अच्छा रहना ही बिल्कुल आपके स्वास्थ्य की निशानी, आपके बेहतर स्वास्थ्य की, आपको स्वस्थ रखने की जो एक मेन श्रृंखला है वो यहीं से शुरू होती है। तो आप सभी से अनुरोध है, संडे 8 बजे हर बार जो है हम आपके सामने आते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं बीमारियां कैसे हो रही हैं, क्या उसके कारण है, किस तरीके से निवारण है, कैसे उसको क्योर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने बोली कि हॉस्पिटल्स तो खुल रहे हैं भाई साहब, बट उससे ज्यादा जरूरी है आपको जानकारी भी मिले कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, किस समय पर खाना है, और साथ साथ ही अगर हम बात करें अपने आप को किस तरीके से मेंटेन भी रखना है, कैसे उस चीज को हम आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई हमें कब क्या कैसे करना है। तो आप सभी से अनुरोध है लगातार हमारे साथ बने रहें। और साथ ही अगर बात करें, परमेश्वर अरोड़ा जी लगातार हमें ऐसी टिप्स दे रहे हैं जो आप डेली रूटीन बात करें कि आपके घर के किचन से ही वो सारी चीजें निकल रही है। ऐसा नहीं कि स्पेशली आपको कहीं जाने की जरूरत है तो फिर भी ना करें, तो भाई साहब फिर सोचने की तो ज्यादा जरूरत आप लोगों को है ही। इतना भी अपनी बॉडी को मत थकाएं कि जब हम बुजुर्ग हो तो तब सोचे कि अगर तब कर लेते तो अच्छा होता। तो अब कर ही लीजिए, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरोड़ा साहब, और डॉक्टर अरोड़ा साहब जो है बहुत अच्छी और हेल्दी टिप्स देते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का मकसद ही है कि कैसे रखें आपको हेल्दी।